गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। रात के 8 बज रहे हैं और रात के 8 बजे हर रोज़ की तरह आज की भी आपकी जनरल साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है। ये क्लास आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्रुप डी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें साइंस का सेक्शन पूछा जाता है, उस सभी एग्जाम के लिए हमारी ये 8 बजे की क्लास बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 30 सवाल मैं इसमें आपको करवाने वाली हूँ, तो 30 सवाल को ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही कम समय में झटपट तरीके से हम लोग जान लेंगे। क्लास बिल्कुल समय पे शुरू हो चुकी है लाइव आपके सामने, और जल्दी से सभी लोग इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग आए हैं सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है, गुड इवनिंग। और जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। साथ ही में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली अगर आज की आपकी ये क्लास होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा बिल्कुल पहला सवाल जो होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 1 क्वेश्चन है, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है यदि। सवाल बहुत अच्छा है, ऑप्शन इसके देख लीजिए। टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमिडिटी इज 0 डिग्री यानी कि आर्द्रता 0% होती है। ह्यूमिडिटी इज 100% यानी आर्द्रता 100% होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ है कि टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब। तो पानी का वाष्पीकरण कब नहीं होता है, ये आपको आंसर इसका देना है। तो सवाल बहुत अच्छा है, सोच समझ के बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा होगा सही। तो देखिए इस सवाल का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिडिटी इज 100%। जब आर्द्रता 100% होती है तब पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। अब आपको एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ह्यूमिडिटी, एच फॉर ह्यूमिडिटी और एच फॉर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वो आपका यंत्र है जो कि आर्द्रता को मापने का काम करती है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल था। दूसरे सवाल को देख लेते हैं कि कार्बन का प्रतिशत उच्चतम है। कार्बन का प्रतिशत उच्चतम किसमें है? टूल स्टील, स्टील में, कास्ट आयरन में या फिर सोल्डर में। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप बता दीजिए जल्दी से एक कमेंट करके कि कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस में पाया जाता है। और आप लोगों में से बहुतों का कमेंट आ रहा है, सही आ रहा है आंसर। सोच समझ के आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। आप लोग समय याद रखिएगा, रात के ठीक 8 बजे हमारी ये क्लास चलती है। तो जितने भी लोग लेट से जुड़ रहे हैं उन लोगों को एक बार फिर से मैंने समय बता दिया। तीसरा सवाल है, एक वेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, एक वेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व किसका करता है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर स्पीड, यानी त्वरण, विस्थापन, दूरी या फिर गति। जब तक आप इस सवाल का आंसर करते हैं तब तक मैं जल्दी से आपको इन सारे के यूनिट्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मीटर पर सेकेंड मत कीजिएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का भी होता है मीटर। और स्पीड का होता है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे के यूनिट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सवाल का आंसर आपको अभी तक मैंने नहीं बताया है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है वेग समय ग्राफ। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं जल्दी से। कोशिका के अंदर मौजूद पदार्थ जैसे जेली को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर नन ऑफ दी अबव। कोशिका द्रव्य, बहिर्प्रद्रव्य, नाभिकीय द्रव्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उस तरल पदार्थ को हम लोग जानते हैं कोशिका द्रव्य के नाम से, यानी इंग्लिश में कहें तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो याद रखिएगा सही आंसर है। पांचवा सवाल है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति का डैश एक उदाहरण है। असमान, वृत्तीय, एक समान या फिर रेखीय। तो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जब एक बस गति में जा रही है तो वो किस प्रकार का उदाहरण आपके सामने दे रही है, इस सवाल को बताइए। तो कभी भी वो एक समान तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। असमान,
असमान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप अगर इमेजिन भी कीजिएगा इस चीज़ को अपने दिमाग में, तो आप बता सकते हैं कि बस की गति किस प्रकार से है, तो असमान गति में बस चलेगी। छठा सवाल है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत आवेश की मात्रा आपको बताना है। ऑप्शन से आपके सामने 225 कूलम, 270 कूलम, 240 कूलम और 405 कूलम। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और सवाल को सॉल्व करके बताइए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा विद्युत आवेश का, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करके बता देंगे। तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ये जो 9 मिनट है, इस 9 मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए। 9 मिनट को जब हम लोग सेकंड में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो 9 को हम लोग गुना करेंगे 60 से। कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। तो जब हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 540, ठीक है, 540। अब ये 540 को जब हम लोग 0.75 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो संख्या आएगी वो है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 405 कूलम। ठीक है, तो कितनी विद्युत आवेश की मात्रा जो आपके सामने रहेगी वो है 405 कूलम की। सवाल समझ में आ गया होगा ज़रूर। अगर नहीं आया है तो ऑफलाइन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से इस सवाल को एक बार फिर से समझा दूंगी। ठीक है, वैसे मैंने इसमें 9 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया है और उसके बाद जो भी वैल्यू आपके सामने आई है उसको 0.75 से मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। अगला सवाल है, दंत वलक यानी कि दंत एनामल किससे बना हुआ होता है? अच्छा सवाल है और आसान भी है, आप लोग को पता होना चाहिए इस सवाल का जवाब। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और आप जो भी लेट से जुड़े हैं वो जल्दी से एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। बीच में हमारी क्लास कुछ दिन के लिए डिले हो गई थी, लेकिन अब लगातार रात के ठीक 8 बजे आपकी क्लास हर रोज़ चलेगी। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, दंत वल्क यानी कि दंत एनामल आपकी किसके बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो ये चारों ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो सोच समझ के कमेंट कीजिएगा सवाल नंबर 8वें का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैं आपको आज का होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। जितने भी लोग देखेंगे इस सवाल को, ऑफलाइन में भी देखेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सवाल को आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस सवाल का कमेंट सेक्शन में ज़रूर से जवाब देंगे। नवा सवाल देखते हैं, जब हम कमजोर ध्वनि को जोर से ध्वनि में बदलते हैं तो हम डैश की वृद्धि करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, अगर आवाज़ कम है, कमजोर ध्वनि है और उसको हम लोग जोर ध्वनि में बदल देते हैं तो हम लोग उसकी आवृत्ति, वेग, आयाम या फिर तरंग दैर्घ्य किस में वृद्धि करते हैं? इस सवाल का आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयाम। ठीक है, 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में मशाल धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कार ब्रेक की सामग्री, सिगरेट लाइटर, धूम्रपान डिटेक्टर या फिर आपातकालीन रोशनी। इन चारों में से किसके निर्माण में मशाल धातु का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका 10वां सवाल है। 10वें सवाल का सही आंसर आप बताना है आपको। तो मशाल धातु का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है धूम्रपान डिटेक्टरों में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो याद रखिएगा सी। बहुत ही अच्छा जवाब सवाल था ये आपका, और इसका जवाब भी जो आपको मिला वो भी काफी अच्छा है। 11वां सवाल है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो सोच समझ के बताइएगा, चारों ऑप्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो सोच समझ के बताइए कि मानव पाचन तंत्र से जुड़े ग्रंथियां कौन कौन सी है। लाल ग्रंथि और अग्नाशय, लाल ग्रंथि और जिगर, यकृत और अग्नाशय या फिर लाल ग्रंथि, जिगर और अग्नाशय। तो सोच समझ के आंसर करना है। और मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अगर आप भूल चुके हैं शेयर करना तो शेयर करिए। और पहली क्लास है आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, और आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट दे दीजिए। तो पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां जो है वो है लाल ग्रंथि, जिगर और अग्नाशय, ये चारों ही। अगला सवाल है,
डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो देखिए बहुत बड़ा सा सवाल है, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए, कोई भी सवाल आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो आपका सवाल नंबर 12 है, 12वें का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्हरण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 12वें का बी। अब है 13वां सवाल, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? बताइए, प्रोटीन का पाचन कौन से अंग में शुरू होता है? अग्नाशय, पेट, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो ये आज का सबसे इजी वाला सवाल है, समय इस पे व्यर्थ नहीं करेंगे। पेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पेट में शुरू होता है प्रोटीन का पाचन सबसे पहले। ठीक है, 14वां सवाल, पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिट्स, स्टोमाटा, ट्राइकोम्स या फिर हाइडाथॉट्स? 14वां सवाल है, और जैसे कि मैंने आपको बताया इस सवाल का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टोमाटा। क्या कहते हैं हम लोग? जिसमें ऑक्सीजन पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। इन सारे ये जो स्टोमाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्लांट के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 15वां सवाल, मानसिक रोग का कारण बनने वाली मोटर कार से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए इन चारों के बारे में, ये चारों जो गैसेस आपके सामने दी गई है, इन चारों में से वो एक ऑप्शन है जो कि मानसिक रोग पैदा कर सकती है। अगर गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषक है वो मानसिक रोग का भी कारण बनता है। तो लेड है, NO2 है, SO2 है या फिर Hg है? तो इस सवाल का सही आंसर करिए जल्दी से आप लोग। और 15 सवाल हो चुके हैं, बाकी के 15 और बाकी है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेड बिल्कुल सही जवाब है। फिर 16वां सवाल, ओजोन परत में कमी के कारण होती है। ओजोन परत में कमी के कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन? तो 16वें सवाल का सही आंसर आपका एकमात्र है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। 17वां सवाल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? पोल्स, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ या फिर सरफेस? तो बताइए जल्दी से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है? 17वां सवाल आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर आपका पोल होगा, और पोल में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा साउथ नहीं बल्कि नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 18, रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में वेल्डिंग में भी प्रयुक्त गैस का नाम बताइए? ईथर, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर साइनोजन? एक अटपटा सा ऑप्शन है आपके सामने साइनोजन, तो गलती से भी गलत ऑप्शन चूज नहीं कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी पे से जल्दी से चूज करके बताइए सही आंसर क्या होगा। रॉकेट प्रोपेलेंट में के रूप में भी और वेल्डिंग में भी प्रयोग किया जाने वाला जो गैस है, तो आप बहुत सही आंसर कर रहे हैं जो भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, यानी कि साइनोजन। ठीक है, अटपटा सा आंसर था और अटपटा सा नाम जो कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस के प्रभाव में कौन सी गैस सबसे अधिक योगदान करती है? तो क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है हमें, तो कमेंट कीजिएगा और साथ ही में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 10 जितने भी दोस्त हैं आपके सभी तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। फिर है आपका अगला सवाल, ग्रीन हाउस के प्रभाव में कौन सी गैस सबसे अधिक योगदान करती है? वाटर वेपर, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? आसान से सवाल का आसान सा जवाब है आपका वाटर वेपर, जल वाष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 20वां सवाल, फर्न पौधों के किस विभाजन से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा? फर्न किससे संबंधित है? सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी से रिलेटेड। तो टेरिडोफाइटा किससे संबंधित है? फर्न आपका फर्न और मॉसेस जो है ये आपके टेरिडोफाइटा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग नहीं है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग कहाँ पे यूज नहीं करेंगे? बेकिंग सोडा, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमक यंत्र,
अम्लनाशक यानी कि एंटासिड, या फिर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, कौन से उपयोग में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नहीं ला सकते हैं? कमेंट कीजिए, फटाफट से सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए। और ये जो आपका सवाल है इसमें से बेकिंग सोडा, अग्निशमक यंत्र और अम्लनाशक, इन तीनों कंडीशन में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको पानी की कठोरता को दूर करनी है तो हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22वां सवाल है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? NO2, फिर है आपका NO2 प्लस ऑक्सीजन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा दोनों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बताइएगा आप? बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 23, ब्रह्मांड के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस के रूप में जाना जाता है? बताइए, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, या फिर पेटोलॉजी। तो ये आपका सवाल नंबर 23 है। इसमें बताइए किससे संबंधित है ब्रह्मांड? तो सवाल ब्रह्मांड है और हिंदी ऑप्शन में भी आपके सामने ब्रह्मांड विज्ञान दिया है। अगर ब्रह्मांड विज्ञान की जगह कॉस्मोलॉजी दिया रहेगा तो आप फिर भी ऑप्शन नंबर बी ही टिक कीजिएगा। याद रखिएगा, सवाल नंबर 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24वां सवाल है, आवर्त सारणी में किस समूह को नीचे ले जाने पर निम्न में से कौन सा पैरामीटर घटता है? देखिए, आवर्त सारणी में किसी समूह को नीचे ले जाने पर कौन सा चीज घटता है? परमाणुओं का आकार, आयनीयजनों ऊर्जा, फिर है आपकी रासायनिक क्रियाशीलता, या फिर धातु के लक्षण। सोच समझ के बताइएगा। और इस सेट में 30 सवालों के इस सेट में आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। सवाल नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा धातु के लक्षण घटते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? एलोट्रॉप्स है, आइसोमर है, आइसोटोप है, या फिर आइसोबार है? बताइए जल्दी से, ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में आप इन चारों में से कौन सी टिप्पणी कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका 26वां सवाल, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण द्वारा अवशोषित किया जाता है SO2, ओजोन, ऑक्सीजन, या फिर आर्गन? चलिए कमेंट कीजिए। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण द्वारा अवशोषित किया जाता है ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलने पर एक तटस्थ घोल देता है? अमोनियम क्लोराइड देगा, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर सोडियम एसीटेट? देखिए, इस क्लास में हम लोग बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं। हम लोग जल्दी से सारे क्वेश्चन को 30 सवाल को डिस्कस करते हैं और आपके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड किया जाता है जिससे आप अपने नोट्स को बना सके। जैसे बिल्कुल अभी आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की एक वीडियो अपलोड की गई है, जो कि अगर आप देखते हैं और इससे नोट्स बनाते हैं तो आपको सारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारे स्थल याद हो जाएंगे, बिल्कुल मूवी के तरह। तो ये आपका 27वां सवाल का सही आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, प्लेग के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? क्लोरोमाइसिटीन, आइसोनिजॉइड, स्ट्रेप्टोमाइसिटीन, या फिर एड्रेनलिन? तो एड्रेनलिन तो आपको पहली बात तो ये हार्मोन हो गई। 28वें सवाल का सही आंसर आपको बताना था, तो इस सवाल का सही आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। और आप लोग भूले तो नहीं है ना, क्लास खत्म भी हो जाए और अगर आप ऑफलाइन में भी देख रहे हैं तो जल्दी से क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 29वां क्वेश्चन है, शरीर में कट या घाव के बाद खून किसके माध्यम से होकर बहता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, या फिर प्लाज्मा? शरीर में अगर कट जाए या फिर घाव होता है तो खून जो बहता है ये किसके माध्यम से होकर बहेगा? तो बताइए जल्दी से, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, या फिर प्लाज्मा? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आज का अंतिम सवाल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सतह पर मौजूद होते हैं गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, लाइसोसोम, या फिर राइबोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि दो पार्ट के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बताइए अब इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका?
तो याद रखिएगा राइबोसोम्स पे पाया जाता है, राइबोसोम की सतह पे पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो है जो कि बहुत अच्छे से डिटेल में बिल्कुल मूवी की तरह आपको समझाया गया है इसमें। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो तो आपको लास्ट में दिखाया जा रहा है प्लेलिस्ट, जल्दी से इस पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो पे पहुंच जाइए, देख लीजिए जल्दी से। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा, और साथ ही में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं कल हमारी अगली क्लास में रात के ठीक 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आप सभी को गुड नाइट।